नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो हमारा कल यानी कि आपका 23 जुलाई को जो बजट पेश हुआ है हमारा, जो कि हमारा पूर्णकालिक बजट है। और ये हमारा जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में, और आपको 1 घंटे में क्या है संपूर्ण यानी कि जितना भी पूरा बजट है उसका पूरा निचोड़ जो है हम आपको इस क्लास में बताएंगे। और क्या है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो आपको न्यूज चैनलों वाले ने बता दिया होगा कि आपके मोबाइल चार्जर सस्ता हो गया, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सोना महंगा, चांद। अरे भाई 2-4 रुपए सस्ता होना किस क्या है, उससे सस्ता नहीं कहता। पता चला 60,000 रुपए किलो अगर चांदी है और कहते 100 रुपए सस्ती हो गई चांदी, तो ऐसी चीज सस्ते होने का क्या फायदा है। फिलहाल वो जो भी है, आपको अपने पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इस बजट को देखना है। क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन सी नई स्कीमें लॉन्च हुई, किस चीज के लिए कितना आपका जो है पैसा एलोकेट किया गया, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। तो वहीं से पूरे जो आपका बजट का जो है निचोड़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपको लगभग 50 से 60 मिनट में आपको पूरा मिल जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि इस क्लास से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो बजट है वैसे तो 1 फरवरी को पेश होता है, लेकिन क्या था इस साल में हमारे यहाँ पे क्या थे, चुनाव थे। क्या थे, चुनाव। तो जब चुनावी ईयर होता है यानी कि जो चुनावी साल होता है उस समय पे उस साल में क्या होता है, आपके 2 बार बजट पेश किया जाता है। पहला अंतरिम बजट, और दूसरा जब नई सरकार का गठन हो जाता है। जैसे कि आपका इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें नई सरकार का गठन हुआ। फिर क्या हुआ, दोबारा से जो साल है पूरे साल के लिए 24-25 के लिए क्या है आपका बजट पेश किया जाता है। और बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, कभी भी राज्यसभा में बजट पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो बजट है वो हमारा हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और उसे कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। अगर आपसे ये पूछे कि क्या वित्त मंत्री के अलावा में भी कोई दूसरा मंत्री बजट को पेश कर सकता है, तो हाँ, बजट को जो पेश करने का वैसे अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी जगह पे वित्त मंत्री या किसी दूसरे मंत्री के द्वारा क्या है बजट को पेश कराते हैं। ठीक है, तो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि जी आपका वित्त मंत्री है वो कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी जो क्या है हमारे वित्त मंत्री है, तो इन्होंने जो है बजट पेश किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कौन से नंबर का बजट पेश किया, इससे पहले ये एक बार अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं आपका 1 फरवरी 2024 को। तो बजट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जितनी भी स्कीमें हैं, किसको क्या मिला, किसको क्या उससे फायदा होगा, इन चीजों को हम जो है देखेंगे। और आप 1 घंटे के लिए आप अपना समय हमें दे दीजिए। और ये शायद हमारा यूट्यूब पे हम भी पहला ही हमारा बजट है, हमारा पहला बजट है जो हम पेश करने जा रहे हैं आप सबके सामने, और वो भी यूट्यूब पर। हो सकता है अगले साल का फिर बजट हम आपको यूट्यूब पे पेश करते हुए दिखेंगे। तो हमारा भी पहला बजट है, तो आप भी बजट भाषण सुनिए। और 1 घंटे के लिए मान लीजिए हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप नेता नेता लोग हैं, संसद में बैठे हुए हैं, और हमारा भाषण सुनिए 1 घंटे के लिए। और क्या करिए, और इसके बाद में आप एग्जाम को फोड़ के आइए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप समझ लो उसको क्या करना है, उसको फोड़ के आना है। तो शुरू करेंगे कि देखेंगे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कुछ इतिहास है किसका, बजट का जो इतिहास है वहां से प्रश्न देखेंगे। बजट के इतिहास से कि बजट का जो है आपका इतिहास क्या है। बजट का इतिहास देखिए, बजट 2024-25, क्या बजट 2024-25। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कुछ इसके बजट 2024-25 में। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो बजट शब्द है, कौन सा शब्द, बजट शब्द है, इसकी उत्पत्ति बूजेट शब्द से हुई है। कहां से, बूजेट शब्द से बजट शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इस जो बूजेट है इसके इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। पहले क्या था, पहले
जब क्या था, बजट हमारा डिजिटल फॉर्म में नहीं आता था, तो क्या था, पहले हमारे जो वित्त मंत्री होते थे वो क्या है, अपने संसद में यानी कि लोकसभा में जाते थे, एक चमड़े का थैला होता था, उसमें बजट से संबंधित जितने भी प्रपत्र होते थे, जितने भी पेपर होते थे, वो उस चमड़े के थैले में रखे होते थे। तो वहीं से नाम पड़ा बजट, और उसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब क्या हो गया, अब हमारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब क्या है, वित्त मंत्री, आपसे पूछा गया था एक बार प्रश्न में क्वेश्चन, किस कलर के थैले में या किस कलर के आपके लिफाफे में उस लैपटॉप को वो सॉरी टैबलेट को रख के ले जाया जाए, तो आपका वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। शायद आपको यहाँ पे देखने को भी मिले, थंबनेल में जो सीतारमण जी की फोटो है, नहीं यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको, आप देखिएगा तो रेड कलर का एक बैग होता है, उसके अंदर आपका टैबलेट रखा होता है, जिसके थ्रू है क्या है, हमारा बजट पेश किया जाता था। तो चमड़े का थैला वाला क्या है, वो चीज क्या है, समाप्त हो चुकी है। अब जो है हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, तो हम क्या है, आपके डिजिटल फॉर्म में अपने टैबलेट टैबलेट इस तरह का टैबलेट होता है। तो इस तरह का जो टैबलेट होता है, इसमें क्या है, आपका पूरा बजट का प्रपत्र होते हैं डिजिटल फॉर्म में, और उसे क्या है, पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है, बजट शब्द का मतलब होता है चमड़े का थैला। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ये हमारा क्या था, जब हमारे ऊपर किसका था, अंग्रेजों का शासन था, तो वहां पे एक जेम्स विल्सन जी थे, उन्होंने 1860 में हमारे भारत देश का पहली बार बजट पेश किया था। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। क्या, भारत का पहला बजट पेश किया गया था किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो पहला अगर बजट पूछेगा तो जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अब देखिए, भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 में, इसके बाद का पहला बजट किसने पेश किया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आपका 1947 में पेश हुआ था, और ये के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। किसने, के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था 1947 में। भारत का पहला बजट 1860 में आपका जेम्स विल्सन के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगला आता है प्रश्न, अगला एक प्रश्न पूछते हैं, गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। यानी कि गणतंत्र भारत, हमारा भारत गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी कि जब हम गणतंत्र हो गए, हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद में जो पहला बजट पेश किया गया, वो कब पेश किया गया था, 1950 यानी कि 1950 में। और ये आपका पेश किया गया था, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई। यहां से एक प्रश्न और पूछ सकता है, गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, तो आपको लगाना है क्या, जॉन मथाई। और अगर मुझे स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, तो ये थे कौन, आपके षणमुखम शेट्टी। ठीक है। अब बात आती है कि सबसे अधिक बार अभी तक बजट को किसने पेश किया है, तो सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को हो जाता है। यानी कि जो मोरारजी देसाई हैं, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। किसने, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अब तक 10 बार बजट प्रस्तुत किया। किसने, 10 बार, कितनी बार, 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो हमारी वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी कि वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण। कौन, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ये अब तक यानी कि कल वाले तक ये 6+1 यानी कि टोटल 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं। अगर ये नरेंद्र मोदी 3.0 के पूरे टेन्योर यानी कि पूरे 5 साल तक वित्त मंत्री रहती हैं, तो संभवतः ये क्या हो जाएगा, संभवतः क्या, अगर ये और अगले आने वाले 4 साल क्या है, अगर वित्त मंत्री रहती हैं, तो पक्का है कि आर के षणमुखम शेट्टी का ये क्या करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि 7 बार तो हो चुका है। अब इसमें हमने 6+1 क्यों लिखा, तो 6+1 इसलिए लिखा है क्योंकि 6 बार इन्होंने पूर्णकालिक बजट पेश किया। कैसा, पूर्णकालिक बजट, पूर्णकालिक बजट पेश किया है। और एक बार अभी 1 फरवरी 2024 को इन्होंने कौन सा बजट पेश किया है, अंतरिम बजट पेश किया है, अंतरिम पेश किया। तो इन्होंने जो निर्मला सीतारमण, इन्होंने अब तक टोटल 7 बार बजट पेश किया है, 6 बार पूर्णकालिक बजट, और
एक बार जो है आपका इन्होंने आपका अंतरिम बजट पेश किया है। और एक और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात है, वो जो यहाँ पे लिखी हुई है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। ये भी याद रखना, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात आएगी तो हमारी कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन ये अंशकालिक थी। कौन सी थी? अंशकालिक। अब देखिए अगला, सबसे लंबा बजट भाषण किसका है? सबसे लंबा बजट भाषण है आपका 2 घंटे 40 मिनट का, 2020 में निर्मला सीतारमण ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अब पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण है। कौन है? अंशकालिक पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो सबसे लंबा बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का 2020 में निर्मला सीतारमण ने दिया था। किसने दिया था? निर्मला सीतारमण ने। और अगर हम शब्दों की लेकर के बात करें कि सबसे लंबा शब्दीय भाषण, यानी कि जिसमें शब्द ज्यादा थे, वो था आपका 1992 का बजट, जब एलपीजी स्कीम लाए थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये बात भी आप याद रखना। अगर समय के हिसाब से सबसे लंबा बजट भाषण तो आपका 2 घंटे 40 मिनट का 2020 में निर्मला सीतारमण के द्वारा। लेकिन अगर बात करेंगे कि शब्दों में, कि शब्द सबसे ज्यादा किसके थे, किस बजट में सबसे ज्यादा लंबे थे, तो 1992 का बजट था, बजट भाषण था। और उसे किस, जब हमारे एलपीजी स्कीम लाए थे, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला है अब बजट 2024-25 के प्रमुख बिंदु। अब देखिए प्रमुख बिंदु क्या है। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। ये हम आपको बता चुके हैं, जिसमें 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट भी शामिल है, यानी कि 6+1। ये हम आपको अभी पीछे बता दिए हैं। अगला है पॉइंट, हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। इसके स्थान पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण विवरण शब्द की चर्चा। क्या लिखा गया है? वार्षिक विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये कहां पे है? इसके बाद लिखा हुआ है अनुच्छेद 112 में। किसमें? अनुच्छेद 112 में क्या लिखा है? भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, बजट लोकसभा में पहले प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु वे वित्त मंत्री या अन्य किसी मंत्री के द्वारा इसे प्रस्तुत करवाते हैं। तो आपका ये नहीं है कि आपका जो बजट है वो आपका वित्त मंत्री ही पेश करेगा संसद में, यानी कि लोकसभा में नहीं, वो कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। लेकिन इसका अधिकार किसको है? इसका अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति जो है आपको किसी मंत्री या फिर वित्त मंत्री के द्वारा क्या है, इसे पेश करवाता है। अब आते हैं 2024-25 के बजट पे। ये अभी तक तो थोड़ा सा आपके इतिहास हो गया, अब वर्तमान का थोड़ा हो गया। अब आते हैं कि हमारे बजट में क्या क्या है, किन किन चीजों पे ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन किन चीजों पे ध्यान दिया है 3.0 में। एक बात तो पक्का है, क्या? कि बिहार और आंध्र प्रदेश की तो क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई। क्या हो गई? चांदी चांदी हो गई। क्योंकि नीतीश चाचा उधर नाराज हो जाएंगे कि भाई वो तो भाई से भी दल बदलू व्यक्ति माने जाते हैं। अब पता चला नीतीश ने सपोर्ट किया और आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू जी ने सपोर्ट किया। तब क्या है, मोदी 3.0 चल रही है। तो अगर वो बिहार को नहीं देंगे तो बिहार क्या हो जाएंगे? नीतीश बाबू नाराज हो जाएंगे और अपना समर्थन खींच लेंगे और भाजपा की क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी। यही सेम होगा किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। तो आप ये समझिए कि आपका बिहार और आंध्र प्रदेश की तो इस बजट में क्या है? भर भर के पैसा बटा है और क्या है? बल्ले बल्ले है पूरी। ठीक है, नीतीश का कहना था कि हमने जो है अपने राज्य बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा मांगा है। लेकिन उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन पैसा खूब दबा के मिला है। ठीक है, तो पैसा खूब दबा के मिला है बिहार को और किसको? आंध्र प्रदेश को। इधर चाचा और उधर मामा। नहीं, मामा तो ये मध्य प्रदेश वाले हो गए, अरे उनको कुछ भी कह लो, फूफा जी कह लो। चलिए ठीक, तो पहले पॉइंट में देखेंगे चार प्रमुख वर्गों। चार प्रमुख वर्गों, बजट में कहा गया कि चार प्रमुख वर्गों या फिर नाम दिया गया चार प्रमुख जाति। अब जाति ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और गुप्ता और सक्सेना, ये वाली जाति नहीं। जाति में उन्होंने कहा है पहली जाति है गरीब, ठीक है, दूसरी है महिला, तीसरी है युवा और चौथी है अन्नदाता यानी कि किसान।
चार प्रमुख वर्गों या चार प्रमुख जातियों, कौन कौन सी, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता को ऊपर उठाने पर पीएम का फोकस है। यानी कि इस आपके बजट में क्या है, चार प्रमुख वर्गों, ये चार प्रमुख जाति, कौन, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता को ऊपर उठाने पर फोकस है। ये बात आपको याद रखनी है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चारों याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा 2024-25 का जो बजट है किन चार वर्गों पर को ऊपर उठाने के लिए उनपे क्या है, फोकस है। तो आपको बताना होगा गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। युवाओं के लिए भी है, देख लीजिए, युवा लिखा हुआ है, सारे युवा देख लें। ठीक है। अगला है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। क्या, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इससे क्या है, आपका लगभग 80 करोड़ लोगों को क्या है, लाभ मिलेगा। कितने का, 80 करोड़ लोगों को क्या है, इससे लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गया कि बजट में कितने वर्गों की बात की गई है, चार, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। अब बात आती है कि बजट का मुख्य विषय क्या होगा। बजट का मुख्य विषय यानी कि बजट का मेन फोकस कहाँ है, बजट का मुख्य विषय कहाँ है, तो ये देख लीजिए कहाँ है। पहला रोजगार, दूसरा कौशल प्रशिक्षण, तीसरा एमएसएमई और चौथा मध्यम वर्ग। यानी कि पहला है रोजगार को बढ़ावा देने से, दूसरा है कौशल प्रशिक्षण को और बढ़ाने के लिए, और तीसरा है आपका एमएसएमई। क्या है, एमएसएमई मध्यम, एमएसएमई मीडियम, मीडियम स्मॉल, मीडियम स्मॉल एंड मार्जिनल, आपका क्या है, इंटरप्राइजेज जो है, इसको क्या है, इसको बढ़ावा देना, और मध्यम वर्ग को, किसको, मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना क्या है, इसका मुख्य विषय है किसका, आपका बजट का। तो ये वाली जो भी आपका है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बजट में। अगला देखेंगे, अब देखिए बजट में जो पूरा बजट जो तैयार किया गया है वो हमारी 9 प्राथमिकताओं पे तैयार किया गया। कितनी, 9 प्राथमिकताएं हैं। अब वो प्राथमिकताएं 9 कौन कौन सी है, पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद में फिर पहली प्राथमिकता में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, ऐसे एक एक करके हम क्या करेंगे, अपनी 9 प्राथमिकताएं देखेंगे और किस प्राथमिकता में किसको क्या मिला है, उसमें के अंतर्गत क्या है, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो आपके और चीजें बचेंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो जो कुल कितनी, आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि 2024-25 के बजट में कुल कितनी प्राथमिकताओं की कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं या फिर कितनी प्राथमिकताओं की बात की गई है, तो कितनी हो जाएंगी आपकी, 9। अब देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पहली है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। क्या, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, पहला तो हो गया कृषि का। दूसरा हो गया आपका रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। क्या, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा हो गया आपका समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय के बारे में है। चौथा है आपका विनिर्माण और सेवाएं। क्या है, विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा है आपका शहरी विकास। क्या है, शहरी विकास के बारे में। छठा है आपका ऊर्जा सुरक्षा। क्या, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब होता है आपका स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, मतलब ये जो बेसिक चीजें इसे इसे किसके अंदर आती है, अवसंरचना के अंदर। अगला है आपका आठवां नवाचार, अनुसंधान और विकास। क्या, नवाचार, अनुसंधान और विकास। और नाइन्थ है आपका अगली पीढ़ी के सुधार। यानी कि अब आप समझिए सरकार ने आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीजें बना दी। अभी आपकी पीढ़ी आई नहीं है, पहले आप पढ़िए, नौकरी पाइए, शादी वादी कीजिए, उसके बाद में अपनी आपकी पीढ़ी बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने इसी बजट में क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए सुधारों पे बात की है। तो देखेंगे हम पहली प्राथमिकता, तो पहली प्राथमिकता हमारी क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, कृषि उत्पादकता और अनुकूलनीयता। क्या, अनुकूलनीयता। अनुकूलनीयता। इसमें क्या कहा गया है ये देखना है। इसमें कहा गया है 32 कृषि, आप नंबर याद रखेंगे, 32 कृषि और बागवानी फसलों की 100 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्म जारी की जाएंगी। क्या किस्में,
किसमें जारी, यानी कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की 100 नई उच्च पैदावार, यानी कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की कितनी किस्में कितनी आपकी किस्में जारी की जाएंगी, 100 नई किस्में जारी की जाएंगी। ऐसा हमारे बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, तो आपके 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत 2 वर्षों में कितने, 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। क्या 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा, किसके अंतर्गत, आपकी नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत। अभी नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है जिसमें आप यूरिया डीएपी पोटास नहीं डालते हैं और कोई भी खाद नहीं डालते हैं, ऐसी जो पैदावार होती है, ऐसी जो फार्मिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है कृषि और संबद्ध क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। ये आपके लिए जो डेटा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से ये आपके चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बजट तो इतना है कि आप पढ़ोगे तो आपको 2-4 हफ्ते लग जाएंगे, फिर भी पूरा बजट आप खत्म कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमने वही पॉइंट उठाए हैं जो आपके क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और क्या आपके एग्जाम में आते हैं। तो जितने भी पॉइंट हैं इसमें से आप कोई भी पॉइंट क्या है स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट पे बहुत ध्यान देना है और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगला देखें, अच्छा अगला है प्राथमिकता 2। क्या, प्राथमिकता 1 हो गई आपकी कौन सी, आपकी हो गई कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। अब आती है हमारी प्राथमिकता 2। क्या प्राथमिक, अब देखिए प्राथमिकता 2 के अंतर्गत एक पीएम पैकेज आया। क्या आया, पीएम पैकेज। और इसमें कितनी योजनाएं लाई गई, 5। कितनी योजनाएं लाई गई, 5। तो अब क्या है, हम एक एक करके इन 5 योजनाओं को देखेंगे और इन किस योजना में क्या है ये देखेंगे। तो पहली योजना है, पहली योजना की बात करें तो इसमें जो है पहली बार अगर कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए जाता है, किसी आपकी कंपनी में रोजगार के लिए जाता है, तो उसे क्या मिलेगा, 15,000 रुपए एक माह में मिलेगा 3 किस्तों में। क्या, अगर पहली बार कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए किसी कंपनी में जाता है तो उसे 15,000 रुपए एक महीने में मिलेगा 3 किस्तों में, पहला हो गया। दूसरी योजना, उस योजना में कहा गया विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार के, ये आपका हो गया कंपनी में जाने पर। और दूसरा आपका विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार के लिए जाने पर सरकार क्या करेगी, ईपीएफओ में सरकार 4 साल तक योगदान देगी। यानी कि जो ईपीएफओ है, ठीक है, तो ईपीएफओ में सरकार जो है आपका 4 साल तक योगदान देगी। तो आपको याद रखना, आपसे एग्जाम ऐसे पूछा जाएगा कि विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार जो रोजगार के लिए जाने पर ईपीएफओ में सरकार कितने साल तक योगदान देगी, तो आपका जवाब हो जाएगा 4 साल। तीसरी योजना है नियोक्ता के लिए। नियोक्ता का मतलब है, अभी तो हम लोग जा रहे थे नौकरी लिए, अब नियोक्ता का मतलब है जो नौकरी देगा। कोई कंपनी हो गई आपकी, कोई आपका इंडस्ट्री हो गई, क्या है जो हमें क्या है नौकरी देगा, यानी कि नियोक्ता। इसके लिए क्या है, इसके लिए सरकार ने कहा है कि ईपीएफओ अंशदान का 3,000 रुपए 2 वर्ष तक सरकार देगी। इससे क्या होगा कि कंपनी जो है नए जॉब क्या करेंगी, क्रिएट करेंगे, क्यों, उन्हें पता है कि जो ईपीएफओ हम जमा करते हैं हमको नहीं देना पड़ेगा, और जो ईपीएफओ का जो अंशदान है 3,000 रुपए 2 वर्ष तक क्या करेगी, सरकार देगी। तो पहला तीसरा ये हो गया। चौथा है योजना 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट अगले 5 साल में। अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं का क्या है, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अगला है 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। कितने, 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये उद्योगों की मांग पर ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी को जाना है तो वहां पे क्या है, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के से संबंधित ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको मान लीजिए जाना है खेती किसानी में, आपको भारी उद्योग में जाना है तो उसी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप वहां पर जाएं और वहीं पे क्या है काम। हमारे यहाँ होता क्या है, हमने पता चले कर लिया क्या, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई कोर्स कर लिया, अब पता चला वहां गए नौकरी नहीं मिली, अब पता चला सिम बेच रहे हैं, मतलब टेलीकॉम कंपनी में आ गए। तो आप क्या है, अब ट्रेनिंग आपने उसकी ली, काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या आप सही से काम कर पाएंगे, नहीं। और या क्या है, फिर एक एक बंदा 3-3 तरह की ट्रेनिंग लिए बैठा है
और जॉब कर रहा है किसी अन्य में। तो इसलिए सरकार का ऐसा मानना है, इसलिए सरकार ने आपका क्या है, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है कि जिस तरह की स्किल आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो हमारा युवा है उसे क्या है, उसी की स्किल, उसी कंपनी से रिलेटेड स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो क्या है, उसी में क्या है, अपने आप को और ग्रो कर सके। तो ये आपका सरकार का ध्यान है। अब पांचवा हो गया, पांचवा है 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, कितने, 5 सालों में, 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, और इसमें 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा और 6,000 रुपए एक बार में सहायता के रूप में दी जाएगी, किसमें, इंटर्नशिप प्रोग्राम में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी हो गई प्राथमिकता 2। अच्छा, एक पॉइंट और है इधर प्राथमिकता 2 में। प्राथमिकता 2 में इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि प्राथमिकता 2 या फिर पीएम पैकेज, जिसमें 5 योजनाएं हैं, इसके लिए सरकार ने बजट में कितने पैसे का एलोकेशन किया है, तो वो आपका हो जाएगा 5 लाख करोड़ रुपए का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ आपका वित्त मंत्री ने क्या किया है, एलोकेशन किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे प्राथमिकता नंबर 3। प्राथमिकता 3 देखेंगे। अच्छा, 3 से पहले कुछ और पॉइंट है, उन्हें देख लेंगे पहले। पहला पॉइंट है, घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण की वित्तीय सहायता, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई वाउचर, 3% वार्षिक ब्याज सहायता। ठीक है, इतना पहले समझो। घरेलू संस्थानों में यानी कि जो उच्चतर शिक्षा है उसमें, जैसे आप एमबीबीएस है, आप इंजीनियरिंग है, अब आप अगर अपने घरेलू संस्थानों यानी कि अपने देश में, देश से करेंगे उच्चतर शिक्षा, तो उसके लिए सरकार क्या है, आपको 10 लाख रुपए के ऋण देगी, ऋण की क्या है, वित्तीय सहायता देगी, और क्या है, इस पे 3% ब्याज सहायता भी देगी। प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को क्या देगी, ई वाउचर देगी। लेकिन अब पता चला आप पास हुए और चले गए कि हम तो जा रहे हैं यूक्रेन से एमबीबीएस करेंगे, चाइना से एमबीबीएस करेंगे, तो सरकार ने कहा बेटा हम अब कुछ नहीं देने वाले। क्या सरकार ने कहा कि आप हमारे देश में रहिए, हमारे देश के संस्थानों से आप शिक्षा प्राप्त करिए, तब तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप विदेश जा रहे हैं, हम ही पैसा दे रहे हैं, हमारे पैसे विदेश घूम घाम के आ रहे हो, 3 साल पढ़ते लिखते हो या नहीं लिखते हो, अब पता चला शिक्षा के नाम पे जा रहे हो, घूम घाम के फिर वापस आ रहे हो, पैसा हम तुमको दें। तो सरकार ने कहा बेटा अब ये ना हो पाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण कौन देगी, सरकार देगी। लेकिन अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा किसने कहा है, सरकार ने कहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अगला पॉइंट है, इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में। अगर पूछे बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने रुपए का या का एलोकेशन किया गया, तो आपका 1.48 लाख करोड़, क्या 1.48 लाख करोड़ का क्या है, आपका एलोकेशन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और अब हम देखेंगे अपनी प्राथमिकता नंबर 3। कौन सी, प्राथमिकता नंबर 3, ये क्या है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय क्या है, हमारा प्राथमिकता 3 है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, एक पूर्वोदय योजना शुरू की गई। क्या पूर्वोदय, इसमें क्या है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए योजना है। आपको याद रखना है कि पूर्वोदय योजना, जैसे ही आपका पूर्वोदय योजना आएगी, आपको 5 राज्य आपके दिमाग में आने चाहिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो पूर्वोदय योजना 5 राज्यों, पासे पूर्वोदय और पासे 5, तो पूर्वोदय योजना 5 राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए लाई गई। कौन कौन से आपके, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश के साथ में आपके साथ साथ तेलंगाना डाल देगा, आपको लगेगा कि हाँ सर तेलंगाना तो जो है आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो हो सकता है ये भी नहीं। तो ये आपको 5 ही राज्य याद रखने हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, इस जो पूर्वोदय योजना है इसकी टैग लाइन क्या है, तो इसकी टैग लाइन है विकास भी विरासत भी। ये भी आपको याद रखना है। जो पूर्वोदय योजना है इसकी आपकी टैग लाइन क्या है, विकास भी और विरासत भी। क्या, विकास भी और विरासत भी। और क्या किया गया है, पूर्व में औद्योगिक गलियारा बनाया गया। कहां से, अमृतसर से कोलकाता, अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया। क्या है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर यानी कि पंजाब से लेकर के कोलकाता पश्चिम बंगाल तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। इसमें क्या है, जो बिहार में के गया है, यहाँ पे एक औद्योगिक नोड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? नोड बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका जो नोड है वो आपके बिहार के गया में बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, 63,000 गांव के आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना आई है आपकी? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। कौन सा अभियान? पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके अंतर्गत क्या होगा? आपका 63,000 गांव के आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीवी की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। ये आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईपीपीवी की क्या है, 100 से अधिक शाखाएं जो है वो आपकी खोली जाएंगी। अगली देखेंगे प्राथमिकता नंबर 4। हमारी प्राथमिकता 4 क्या है? 4 क्या है? विनिर्माण और सेवाएं। क्या है? विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण और सेवाएं। इसमें देखिए, इसमें एक स्कीम आई है, स्ववित्त गारंटी निधि। क्या? स्ववित्त गारंटी निधि। इसमें आवेदन करने वाले को क्या है, 100 करोड़ तक का गारंटी कवर दिया जाएगा। क्या? आवेदक को 100 करोड़ तक की जो है गारंटी कवर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है इसमें। अगला है पॉइंट है, मुद्रा योजना के अंतर्गत मिलने वाला तरुण लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिए। अब देखिए, एक आई थी योजना आपकी मुद्रा योजना। कौन सी योजना? मुद्रा योजना। मुद्रा योजना ये कब आई थी? आपको डेट याद हो रखनी चाहिए। क्या है? 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015। क्या? 8 अप्रैल 2015। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो है आपका 3 प्रकार का लोन दिया जाता है। कौन सा? 3 प्रकार का लोन दिया जाता है। कौन कौन सा है आपका? शिशु, शिशु इसमें आपका 50,000 रुपए तक। कितना? 50 के, यानी कि 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। अगला है आपका किशोर। क्या है आपका? किशोर। इसमें आपका है 50,000 रुपए से, 50,001 रुपए से लेकर के 5 लाख तक, यानी कि 50K से 5 लाख। क्या? 50,000 से 5 लाख तक। अब और सबसे बड़ा जो है इसमें लोन आता है वो आता है तरुण। क्या आता है? तरुण। इसमें जो है आपका 5,01,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। लेकिन आपका 2024-25 के वित्त आपके बजट में कहा गया है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत जो आपका तरुण लोन है वो उसे क्या है, 10 लाख से बढ़ाकर के कितना कर दिया जाएगा? 20 लाख रुपए। यानी कि अब अगर कोई तरुण लोन लेता है तो वो 10 लाख ना होकर के उसको 10 लाख तक मैक्सिमम कितना मिल जाएगा? 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। यानी कि आपके बजट 2024-25 में कितने औद्योगिक पार्क बनाने की बात की गई है, घोषणा की गई है, तो आपके हो जाएंगे 12 औद्योगिक पार्क। अगला है क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत में शुरू होंगे। तो क्या? क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है भारत में शुरू होंगे। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज थी कि इसी क्रिटिकल मिनरल मिशन पे क्या है, एक बैठक हुई थी। अब अगर आपको पता है कि ये बैठक कहाँ पे हुई थी, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। ये बैठक हुई थी आपकी दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन इकाइयों की स्थापना। कितनी? 50 मल्टी प्रोडक्शन फूड इरिगेशन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। और क्या है अगला पॉइंट? 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रयोगशाला। क्या? कितनी? 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रयोगशाला। यानी कि जो भी आप चीज खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? ऐसी 100 प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। ये आपको याद रखना है। अगला है
प्राथमिकता नंबर 5, 5 के अंतर्गत देखिए सिटी एज ग्रोथ हब। क्या सिटी एज ग्रोथ हब, इसमें कहा है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर 14 लार्ज सिटीज विच पॉपुलेशंस विद पॉपुलेशंस एवं 30 लाख। यानी कि प्राथमिकता 5 में क्या कहा गया, अब प्राथमिकता 5 है क्या आपकी, ये आपको बताना है प्राथमिकता 5 क्या है। तो प्राथमिकता 5 जो है आपकी क्या हो जाती है, प्राथमिकता 5 क्या है, शहरी विकास। क्या है आपकी, शहरी विकास। क्या है, शहरी विकास। प्राथमिकता 5 है आपकी शहरी विकास। तो इसमें क्या कहा गया है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर 14 लार्ज सिटीज विद पॉपुलेशन एवं 30 लाख। यानी कि ऐसे 14 बड़े शहर जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है, उनको उनका विकास कैसे किया जाएगा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। यानी कि वहां पे जो है आपकी परिवहन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सभी क्या होगी आपकी रैपिड तरीके से होंगी, यानी कि तेजी से होंगी। जैसे आपकी मेट्रोज होंगी, वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, इस तरह से उन सिटीज को क्या है डेवलपमेंट किया जाएगा। देखिए पहला पॉइंट ये है 14 बड़े शहर जहां जनसंख्या 30 लाख से अधिक होगी, वहां पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगला है पीएम आवास योजना शहरी 2.0। क्या पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा। कितना, 2.2 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा आपका किसके अंतर्गत, पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे प्राथमिकता नंबर 6, 5 तक देख ली हमने, और इसके बाद आएगा हमारी प्राथमिकता नंबर 6। और कौन सी होगी हमारी, ऊर्जा सुरक्षा। क्या है ये, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा हमारी क्या है, छठी प्राथमिकता है। इसमें क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट बिजली प्रत्येक महीने फ्री दी जाएगी, प्रत्येक महीने फ्री दी जाएगी पहले। अब ये वाली आप योजना जो मोदी जी लॉन्च कर चुके, आपने सुना होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अगला है इसमें 1 करोड़ से अधिक घरों को लाभ होगा। इससे क्या होगा, 1 करोड़ से अधिक घरों को लाभ होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये वाला, और वैसे तो ये दोनों ही बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एनटीपीसी और भेल मिलकर के 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे। कौन, एनटीपीसी और भेल, एनटीपीसी और भेल मिलकर के 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे। ये आपको याद रखना है, और ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आपका प्राथमिकता नंबर 7। क्या, प्राथमिकता 7 है। 7वीं प्राथमिकता आपकी कौन सी है, अवसंरचना। कौन सी है, अवसंरचना। क्या है, अवसंरचना जो है आपकी 7वीं प्राथमिकता है। इसमें लग रहा है एक लाइन, अच्छा हाँ, इसमें एक लाइन जो है आपके ऊपर कट गई है, और एक लाइन ये है कि अवसंरचना के विकास के लिए कितने रुपए का एलोकेशन किया गया, यही आपका कट गया है यहां से। 11 11 और फिर से 3 बार 1 लिख दीजिए, और इतने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, इतने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि हमारी टोटल इतने का प्रावधान किया गया है, जो कि देश की जीडीपी का 3.4% हो। क्या, जो कि हमारे देश की जीडीपी का 3.4% होगा। तो ये आपको याद रखना है। इतना पैसा किसके लिए, आपके स्कूल हो गए, आपके हॉस्पिटल हो गए, आपकी सड़कें हो गई, आपका जल हो गया, इन सभी, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इन सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के क्या है आवंटन किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णु मंदिर कॉरिडोर। कौन सा, विष्णु मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। यानी कि बजट 2024-25 में कहा गया है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास किया गया है, इसी तर्ज पर जो है आपका आपकी कौन सा, आपका विष्णु मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास भी किया जाएगा। अगला पॉइंट है राजगीर के लिए एक व्यापक पहल शुरू की जाएगी। कौन सी, राजगीर के लिए एक व्यापक पहल शुरू की जाएगी। और यहाँ पे ये लिखा है कि नालंदा का, क्या बिहार में जो नालंदा है, नालंदा को क्या है आपको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए, वो पर्यटन स्थल
नालंदा को जो है आपका पर्यटन स्थल के तौर पर क्या है, विकसित किया जाएगा, ऐसा कहा गया है कहां पे, हमारे बजट 2024-25 में। तो ये आपको याद रखना है। अगली हमारी प्राथमिकता नंबर 8। क्या प्राथमिकता नंबर 8, और 8 क्या है आपकी, नवाचार, अनुसंधान, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और विकास। इसमें आपके दो पॉइंट है, और कौन कौन से पॉइंट है। राष्ट्रीय अनुसंधान निधि की शुरुआत की जाए, किसकी, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि की शुरुआत की जाएगी। अभी ये नहीं बताया गया है कि उस निधि में कितना पैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि बजट का जो भाषण है वो सिर्फ एक आपका बताने के लिए होता है कि हम साल में इतना ये करेंगे, इतना पैसा इसको इसको देंगे। पैसा यहाँ से कोई नहीं मिलता है, ना ही कोई पैसा निकलता है, तो वो आपका कंटिजेंसी फंड और भी आपकी चीजें फिर बाद की बात हो जाती है। अगला पॉइंट है स्पेस इकोनॉमी के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो स्पेस इकोनॉमी है इसके लिए आपका 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, किसमें, आपका बजट 2024-25 में। प्राथमिकता नंबर 9। अब प्राथमिकता नंबर 9 क्या है आपका, अगली पीढ़ी के सुधार। क्या है, अगली पीढ़ी के सुधार। अगली पीढ़ी के सुधार। देखिए इसमें पहला पॉइंट है आपका, भू आधार को लॉन्च किया जाएगा। क्या, भू आधार को लॉन्च किया जाएगा। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड है, वैसे ही जो भूमि है उनका क्या है, एक आधार कार्ड होगा, यानी कि उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वो लॉन्च किया जाएगा। तो भू आधार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या, यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे लॉन्च किया जाएगा, ऐसा कहा गया है 2024-25 के बजट में। और क्या, एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की जाएगी। क्या, एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें देखिए, इसमें इधर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़, बेनिफिट्स 1 करोड़ फैमिलीज, सेंटर असिस्टेंस ऑफ 2.2 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख रुपए, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में आपका जो है 1 करोड़ फैमिली को क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा, और उसके लिए आपका 2.2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये आ गई प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें देखिए आवास योजना अर्बन और ग्रामीण। अर्बन के लिए क्या है, 1.18 लाख करोड़ हाउस सेंक्शन किए गए। कितने, 1.18 करोड़ हाउस सेंक्शन किए गए, किसके अंतर्गत, पीएम आवास अर्बन के लिए। और इसके लिए 85.04 लाख हाउस इसमें क्या है, अभी तक कंप्लीटेड हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, पीएम आवास अर्बन के तहत 85.04 लाख हाउस क्या है आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और 1.18 करोड़ हाउस जो है और नए सेंक्शन किए गए हैं, ये बनाए जाएंगे। पीएम आवास ग्रामीण के तहत इसमें 2.94 करोड़ हाउस जो है सेंक्शन किए गए हैं नए, और 2.63 करोड़ हाउस जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना। तो आपकी प्राथमिकताएं जो थी वो आपकी सारी समाप्त हो चुकी हैं, यानी कि 9 प्राथमिकताएं थी। हमने क्या किया है, आपका एक एक करके सभी प्राथमिकताओं को पढ़ लिया। अब आगे जो कुछ बिंदु हैं इसके वो देखेंगे। आगे हैं कुछ प्रमुख बिंदु, देखिए क्या है, ग्रामीण संरचना और ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये आपको याद रखना। क्या, ग्रामीण और ग्रामीण विकास के लिए क्या है आपका 2.66 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया है, आपका प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य को अलग से 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हमने आपको बताया था कि बिहार की क्या है इस बार, बल्ले बल्ले, बिहार की क्या है आपकी बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले कैसे हो गया, आपको 26,000 करोड़ रुपए जो है आपका बिहार को अलग से आवंटित किया गया, वहां की सड़कों के लिए, वहां की अवसंरचना विकास के लिए क्या है, 26,000 करोड़ रुपए का क्या है आपको, इनको जो है आपका दिया गया है। अगला है 2024-25 में आंध्र प्रदेश की राजधानी को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। क्या है,
आपकी जो आपका आंध्र प्रदेश है, इसकी जो आपकी राजधानी है, इसको जो नई राजधानी बन रही है, इसके विकास के लिए क्या किया गया है, आपको दिया गया कितना, 15,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया, ये आपको याद रखना है। और जो पोलारम सिंचाई परियोजना है, ये भी आपकी आंध्र प्रदेश की है, इसे भी पूरा किया जाएगा। और वहां पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, औद्योगिक कॉरिडोर, क्या है, विशाखापट्टनम चेन्नई आपका क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी कहा गया है। अब कुछ अन्य पॉइंट हैं जो आपसे पूछता है कि राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व प्राप्तियां कितनी, वो देख। 2024-25 का राजकोषीय घाटा, 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है, ये जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया कल, यानी कि 23 जुलाई 2024 को। लेकिन इससे पहले जब 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया था, तब कहा गया था कि जो राजकोषीय घाटा है वो आपका जीडीपी का कितना रहने वाला है, 5.1%। क्या ये भी आपको याद रखना है, 1 फरवरी 2024 को बताया गया था कि जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 5.1% रहने वाला है। लेकिन जब 23 जुलाई 2024 को दोबारा से पूर्णकालिक बजट आया, तब कहा गया कि जो आपका राजकोषीय घाटा है वो आपका 4.9% रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, राजकोषीय घाटे का नेक्स्ट ईयर का लक्ष्य क्या है, यानी कि 2025-26 में क्या हो जाएगा, 25-26 के लिए है आपका 4.5 करोड़। क्या, 4.5 करोड़, यानी कि 4.9 में 0.4 क्या है, और कम हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में कितनी हुई, आपकी 31.3 करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियां हैं आपकी 16.9 लाख करोड़। देश की विकास दर वर्तमान ईयर में कितनी है आपकी, 8.2 करोड़, ऐसा हमारे वित्त मंत्री जी ने आपके बजट भाषण में कहा। और अगले साल के लिए इन्होंने क्या अनुमान लगाया है, 6.4 से लेकर के 7% तक क्या होगी हमारी देश की विकास दर होगी। और मुद्रास्फीति 2023 के लिए कितनी है, 5.4% है। कितनी है, 5.4% है। तो आपको ये जो जितना भी डेटा है, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्या है, डेटा पूछता है। अगला देखिए, अब आगे बात इनकम टैक्स वालों के लिए। इनकम टैक्स वालों के लिए देखिए क्या है, अगले 6 माह में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू करने की बात कही है। फिलहाल इन्होंने टैक्स में कुछ खास किया है नहीं, सिर्फ इतना कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला, इसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अगला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और भाई साहब, जैसे ये वाली न्यूज, ये वाला भाषण आया, निर्मला सीतारमण जी के मुंह से निकला, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इसको 10% से बढ़ा करके 12.5% किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो शेयर मार्केट था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। क्या है, धड़ाम से क्या हो गया, नीचे गिर गया। इसका मतलब यह है कि जो जो लोग आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल 2 साल 10 साल के लिए, पहले उन पे टैक्स पड़ता था 10% का। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में, उनसे क्या है, अब आपका कितना पड़ेगा टैक्स, 12.5%। तो हुआ क्या, आपका जो शेयर मार्केट था, लोग डर गए और शेयर मार्केट क्या है, धड़धड़ा के नीचे आ गया था। अगला पॉइंट है, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया। क्या, एंजल टैक्स को समाप्त कर। अभी एंजल टैक्स क्या होता है, जब कोई नई कंपनी खुलती है, उसमें जब कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स पड़ता है, उसे हम कहते थे एंजल टैक्स। और ये एंजल टैक्स जो है आपके 2024-25 में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट, विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स को 40% से 35% कर दिया गया। यानी कि जो पहले विदेशी कंपनी हमारे भारत में थी, उन पे 35-40% टैक्स पड़ता था, अब उन पे क्या है, 35% टैक्स पड़ेगा। इससे क्या होगा, और अधिक जो हमारी विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश में क्या होंगी, आकर्षित होंगी। अब देख लेते हैं टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब क्या है, 0 से 3 लाख रुपए तक कोई ब्याज, कोई आपका इंटरेस्ट नहीं पड़े, वो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और 3 से 7 लाख रुपए तक आपका 5% इंटरेस्ट है। 7 से 10 लाख रुपए तक आपका 10% पड़ेगा टैक्स। और 10 से 12 लाख रुपए तक आपका क्या है, अगर आपकी वार्षिक इनकम है तो आपसे क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, 15% टैक्स पड़ेगा। 12 से 15 लाख रुपए है तो आपसे 20% टैक्स पड़ेगा। और 15 लाख रुपए से अधिक है तो आपसे 30% टैक्स पड़ने वाला है। ये आपको याद रखना है। टैक्स स्लैब जो है ये इनकम टैक्स वाला है। ठीक है। और अब आगे देखेंगे और क्या है।
ये तो आपने देख लिया। अब बात आई कि पैसा कहाँ से हमारे पास आता है और पैसा हमारा कहाँ जाता है। तो हमने बिल्कुल आपकी भाषा में लिखा हुआ है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। और हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में उसको, इस चीज को आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप देखिए और समझिए कि क्या हम कहना चाहते हैं और क्या हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, अब देखिए पैसा, जैसे आपने देखा होगा कि आपका अगर चालान कट जाता है तो आपको रसीद मिलती है। आप ट्रेन में क्या है, अगर बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, टीटी आपको रसीद देता है, तो ये क्या होता है, ये सारे फाइन होते हैं। फाइन होते हैं, बहुत प्रकार से सरकार अपने पास पैसा लेती है आपसे। वो क्या करती है, उधारी लेती है, उधार लेती है। आपका आयकर जाता है, उसको जीएसटी मिलता है, उसको निगम कर मिलता है, उसको आपके जो आपके जुर्माने लगते हैं, यहाँ से पैसा मिलता है। बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के पास पैसा लेने के, और उससे भी कहीं अधिक तरीके हैं पैसा खर्च करने के। तो आपको देखना है, पूछा ये जाता है सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास कहां से आता है, तो वो आता है कहां से, उधारी से। आप याद रखना, यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए सरकार के पास है, तो उसमें से 27 रुपए क्या है, उसने कहीं ना कहीं से क्या है, उधार लिए हैं। अगर सरकार के पास 100 रुपए हैं तो उसने 27 रुपए उधार लिए हैं। और इन्हीं 100 रुपए में क्या है, आपके 19 रुपए इसको आयकर से मिले हैं, और 18 रुपए आपको 100 रुपए में जीएसटी से मिले हैं, और 17% आपका निगम कर से मिले। आप सिर्फ ये टॉप 4 याद रखिए। पहले नंबर पे उधारी आती है, आपकी उधारी से पैसा आता है सबसे ज्यादा। फिर आपका आयकर से आता है 19%, जीएसटी से तीसरे नंबर पे आता है, ये जरूर याद रखिएगा, 18%, और 17% आपका आता है निगम कर से, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स से। अब बात आती है रुपया जाता कहाँ को है, तो जाता कहाँ ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए में 21 रुपए उसके चले जाते हैं राज्य सरकारों का कर में हिस्सा। राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है, उनका जो कर में टैक्स का हिस्सा होता है, उसमें जो है सरकार के 100 में से 21 रुपए चले जाते हैं। अब 19 रुपए जाते हैं इसके किसमें, ब्याज में। यानी कि अब जब आप पैसा किसी का लिए बैठे हो तो आपको क्या देना होगा, ब्याज। तो 19% ब्याज, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है ब्याज। सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है, राज्यों का कर में हिस्सा देने पर। फिर दूसरा जाता है आपका ब्याज अदायगी पर, और तीसरा जाता है रक्षा पर। कहाँ पे, रक्षा पर, जो कि है आपका 8%, और 6% आपका जाता है सब्सिडी पर। क्या जाता है, सब्सिडी पर। तो पैसा यहां से आता है और यहां जाता है। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कहां से आता है या फिर सबसे ज्यादा कहां पे जाता है। ये हमने आपके 4 बनाए पॉइंट लिखे हैं, और यही से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आने की पूरी संभावना है। अब बात आती है कि हमने जो भी बजट पेश किया उसमें हमने सबसे ज्यादा रुपए कहां पर खर्च किए, किस क्षेत्र में खर्च किए। ये आपके टॉप 5 हमने लिखे हुए हैं, तो टॉप 5 आप याद रखना, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा पैसा हमने खर्च किया है इस बार रक्षा, यानी कि 4.5 लाख करोड़। कितने, 4.5 लाख करोड़ हमने यहाँ पे खर्च किए हैं, रक्षा पर किए हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास पर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमने कृषि में पैसा लगाया है। चौथे नंबर पर हमने गृह मंत्र मतलब आपके घर में पैसा लगाया है। और चौथा चौथा आपका क्या है, हमने सॉरी पांचवा हमने आपका शिक्षा पे पैसा लगाया है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगा दे, शिक्षा पे। सबसे ज्यादा शिक्षा लगा दे, पैसा लगाए शिक्षा पे। तो क्या है, जब शिक्षा जो है उच्च स्तरीय होगी तो उसका स्तर क्या है, उच्च होगा, सभी शिक्षित होंगे, तो उससे क्या है, ये सारी चीजें अपने आप क्या है, मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आज की जो ये क्लास हुई आपकी, हाँ बस इतना ही है आपका। तो यहाँ पे हमने आपको आज क्या किया है, अपना पहला बजट पेश किया, और आप सब सांसदों ने मिलकर के इसको सुना और इसको पढ़ा। और आप सब सांसद क्या है, एग्जाम में जाकर के आपको एग्जाम देना है, और वहां पे इस आपके इस संसद इस बजट से जो भी प्रश्न आएगा उसको क्या करके आना है, एकदम फोड़ के आना है, क्या चूरमा बना के आना है। क्या बना के आना है, चूरमा बना के आना है। और हमने पूरी कोशिश की है कि पूरे बजट को समराइज किया जाए आपकी 1 घंटे की क्लास में, और वैसा करने की हमने कोशिश की है। अगर आप साथियों को लगे कि हमने हाँ मेहनत की है, तो आप सब क्या करेंगे, वीडियो को क्या है, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि ये जानकारी आपके ज्यादा से ज्यादा साथियों को मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज मैंने इसीलिए पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है। हमारा जिस भी साथी ने लास्ट तक हमारे वीडियो को देखा हुआ है, उसे लगा है कि हमने मेहनत की है, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद, राधे राधे।